जोहार, जय मूल निवासी मैं संकेत और आप देख रहे हैं MNTV की एक नई पेशकश जिसका नाम है थॉटकास्ट। और इस थॉटकास्ट का अभी 15वां एपिसोड है। इस 15वें एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं उच्च शिक्षण संस्थानों में SC ST OBC का प्रतिनिधित्व कितना है, अगर नहीं है तो इसका जिम्मेदार कौन है, इसके लिए कारण क्या है। और इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ आज नई दिल्ली से डॉक्टर राजेश कुमार जी जुड़े हुए हैं, जो इंपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं। वे एम्स और PGI को लेकर बात करेंगे। इसके अलावा हमारे साथ कुमार काले, जो कि MNTV के मुख्य संपादक है, वो IIT IIMs में क्या प्रतिनिधित्व है SC ST OBC का, उस पर बात करेंगे। और दुनिया के मुकाबले में हमारी जो शिक्षा संस्थाएं हैं, हमारी यूनिवर्सिटियां हैं, वो कहाँ स्टैंड करती है, उनका कहाँ नंबर आता है, क्या स्थान है, इस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं हमारे आज के मेहमान डॉक्टर राजेश कुमार जी से मेरा पहला सवाल है कि 15 मार्च को सर एक संसद में शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जो है, उन्होंने आंकड़े पेश किए। कांग्रेस के सांसदों की तरफ से उनको सवाल पूछा गया था और उस सवाल के जवाब में उन्होंने ये बातें कही है कि SC ST OBC का जो प्रतिनिधित्व यूनिवर्सिटीज़ में होना चाहिए या IIT में IIMs में होना चाहिए, वो उतना नहीं है। यही हाल एम्स का है, PGI का है। इन आंकड़ों के बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, जय मुलवाची, जय जोहार। हाँ, ये जो आंकड़े जो प्रस्तुत किए गए संसद भवन में जी, पहले भी आंकड़े बहुत सारे प्रस्तुत किए गए हैं, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता हमारा है कि संख्या अनुपात में सभी का प्रतिनिधित्व होना चाहिए जी, इस बात को ये सांसद महोदय भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उसके अनुसार संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है। जी। अब प्रतिनिधित्व शब्द शुद्ध हिंदी का निकलता है, इसलिए लोगों को समझ में नहीं आता है। वास्तव में भागीदारी है जी। अब एम्स और SG PGI लखनऊ, SG और PGI चंडीगढ़, ये मेडिकल के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट माने जा रहे हैं। जी। एम्स का स्थान दुनिया में 248वां है, अभी जो आंकड़े जो सर्वे हुआ है उसके आधार पर देखा जाए जी। तो अगर SC ST OBC इनका वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इसका मतलब है सबसे ज़्यादा वहाँ पे जो जिनको सवर्ण कहा जा रहा है उन लोगों का रिप्रेजेंटेशन है। फिर ये यूनिवर्सिटियाँ, ये इंस्टीट्यूशंस जो है, आपके मेडिकल कॉलेज जो है, जिनको टॉप लेवल कहा जा रहा है, जी। इनका रैंक क्यों गिर रहा है? बेसिकली ये लोग जो आंकड़े इकट्ठा करके जो संसद भवन में बता रहे हैं, ये आंकड़े इसके लिए नहीं बताए जा रहे हैं कि हम लोगों को ये प्रतिनिधित्व देने वाले हैं। जी। अभी लेटेस्ट में जो PGI में एडवर्टाइजमेंट किया गया है प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए, तो उसमें 165 पोस्ट को एडवर्टाइज किया गया। जी। 165 पोस्ट में से 50% मतलब डिवाइड हो गया। जो रिजर्वेशन का लिमिटेशंस है 49.5, उसके अनुसार इन्होंने इन सीटों को डिवाइड कर दिया। लेकिन जो पहले के जो आंकड़े हैं वहाँ के PGI के, वहाँ पे 224 जो है वो पोस्ट भरी गई हुई है। जी। 224 में से केवल 21.5%, यानी लगभग 21.5%, 49% में से 21.5% ही उसको भरा गया हुआ है। जी। तो ये अपने आप में सिद्ध कर रहा कि OBC और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट का कोई उसमें कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं। SG PGI लखनऊ में शेड्यूल ट्राइब का कोई भी प्रोफेसर नहीं, कोई पोस्ट नहीं, वो सारा वैकेंट पड़ा हुआ है। OBC के 27 लोग, बाकी जो है शेड्यूल कास्ट के हैं। तो अभी जो सीट निकाली गई हुई है, इस सीट के अनुसार में ये सीटें अलग से एडवर्टाइज किया जाना चाहिए था। जी। वो अलग से एडवर्टाइज करने के बजाय उनको गायब कर दिया गया और ये सीटें निकाली गई। इसका मतलब निकलता है कि OBC का, शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब कास्ट का जो बैकलॉग था, जी, वो उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो वो रिप्रेजेंटेशन देना क्यों नहीं चाहते हैं, वो भागीदारी करना क्यों नहीं चाहते हैं?
बेसिकली जो हायर इंस्टीट्यूशंस है या जहाँ पे हायर एजुकेशन मिलता है, जी। वो हायर एजुकेशन केवल एजुकेशन का मामला नहीं है। एजुकेशन का सिद्धांत जो जुड़ा हुआ है टू लिव विद डिग्निटी, और वो हेल्थ एजुकेशन के साथ जुड़ा हुआ अगर मामला आ जाए तो ये लाइफ से भी जुड़ा हुआ मामला है, केवल रहने का ही मामला नहीं है, जिंदा रहने का भी मामला है। ऐसे क्षेत्र में अगर SC ST OBC के प्रोफेसर्स का रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है और उनकी सीटें वैकेंट रहती है, और वैकेंट रहती नहीं बल्कि रखी जा रही है, आज की डेट में एलिजिबल कैंडिडेट है। दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट बात इसमें ऐड कर देता हूं, जो DM और MCH के लिए जो एग्जामिनेशन होता है वहां पर तो रिजर्वेशन है ही नहीं। हमारे लोग क्यों पहुंच रहे हैं? क्योंकि उनके पास योग्यता है। डॉक्टर जगदीश प्रसाद जैसे MCH करने के बाद DG हेल्थ ऑल इंडिया के रहे, फिर भी आज की डेट में अगर एम्स और SGPGI की स्थिति देखते हैं तो वहाँ पे प्रोफेसर्स की जो भर्ती जो हो रही है उसमें बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, क्योंकि वो भागीदारी हमको देना ही नहीं चाहते। और यही कारण है एम्स और PGI जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो भारत की हेल्थ सेक्टर को एक दिशा देने का काम करते हैं। वास्तव में दिशा देने का कम काम हो रहा है, वहाँ पे जातीय दिशा देने का ज़्यादा काम हो रहा है। मैं ये कहना चाहूँगा जो पोखरियाल साहब ने जो भी आंकड़े दिए हुए हैं जी, वो केवल एक दिखाने के लिए, लोगों को केवल हलचल थोड़ी सी होगी कि हाँ रिजर्वेशन वैकेंट है, बैकलॉग है, लेकिन वो बैकलॉग भरेगा कौन? जो सरकार आंकड़े पेश कर रही है उस सरकार को चाहिए कि रिजर्वेशन ये रिप्रेजेंटेशन के लिए सेफगार्ड के रूप में अगर है तो जो भी संख्या है OBC की, जो भी संख्या है शेड्यूल कास्ट की, जो भी संख्या है शेड्यूल ट्राइब कास्ट की, उनकी संख्या अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए उनको, ताकि वो अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। लेकिन आंकड़े पेश करने के बावजूद भी नहीं किया जाता। 2011 की जो जनगणना है उसके आंकड़े आए थे, वो कास्ट बेस्ड सेंसस नहीं किया गया, अभी वो करना नहीं चाहते हैं। जो अवेलेबल आंकड़े हैं SC ST OBC के, उन आंकड़ों को भी वो डिनाई करते हैं। और अभी तक, अब तो ये और नया एक उन्होंने काम शुरू किया हुआ है, उनका कहना है कि केवल रिजर्वेशन के लेवल पे हम लोग क्यों बात कर रहे हैं, हमको कुछ अलग से भी बात करना चाहिए। तो अलग से बात क्या करना चाहते हैं वो? अलग से बात उनकी करने का मकसद है कि जो इंदिरा साहनी का जो केस था जिसके आधार पे OBC को रिजर्वेशन मिला, यानी कि 16 नवंबर 1992 को OBC को जो रिजर्वेशन मंडल कमीशन के माध्यम से लागू किया गया, उसका रिव्यू होना चाहिए। ये केवल उसका रिव्यू नहीं करना चाहते, बल्कि जो आधार है सामाजिक पिछड़ापन और शैक्षणिक पिछड़ापन, उस सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार को ही खत्म कर देना चाहते हैं। अभी भारत में कोई पिछड़ा रह ही नहीं गया, ऐसा आने वाले समय में कहने वाले हैं। जब पिछड़ा नहीं रह गया तो इन आर्टिकल्स का कोई मतलब रह नहीं गया है। तो ये कुल मिला के भारत सरकार जो है, जो आंकड़े पेश कर रही है, उन आंकड़े का कोई वैल्यू तब है जब आम आदमी को भी ये समझ में आया कि ये बैकलॉग है, तो बैकलॉग रहने का कारण क्या है ये लोगों को बताया जाना चाहिए। और भरने के लिए उस बैकलॉग को, और SC ST OBC के जितने भी नए जो पोस्ट निकलेंगे उसमें भी उनका रिजर्वेशन होना चाहिए, संख्या के अनुपात में सेफगार्ड मिलना चाहिए। इसके लिए एक्ट बनाया जाना चाहिए, तब इन आंकड़े की कोई वैल्यू है। जी 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 जी। अब रमेश पोखरियाल निशंक जो है उन्होंने ये भी कहा कि ये जिम्मेदारी सरकार की नहीं है, विश्वविद्यालय है और IIT IIMs है, ये तो ऑटोनमस बॉडी है, उनको ये भरना चाहिए। यानी सरकार ने, एक तरफ से ऐसा कहा जा सकता है कि सरकार ने अपना पल्ला झाड़ लिया। इस पर बात अगले इसमें बात करेंगे, लेकिन मैं कुमार काले जी से जानना चाहूँगा कि वो किस प्रकार से देखते हैं ये जो आंकड़े अभी निशंक जो मंत्री है, शिक्षा मंत्री है, उन्होंने संसद में रखे हैं। वो कुमार काले, इनका क्या टेक है इस पर? शुक्रिया संकेत। सबसे पहले मैं इंपा के नेशनल जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर राजेश कुमार जी का स्वागत करता हूँ YMN TV पर। जी सर। एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे मुद्दों पर देश की जनता का ध्यान जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या मेन स्ट्रीम मीडिया में इस बात की कहीं कोई चर्चा नहीं हुई। और इतने बड़े देश की 85% आबादी की हिस्सेदारी से लगातार इनकार होता रहा है, और इसके बाकायदा बहुत सारे सबूत अभी खुद सरकार के द्वारा रखे जा रहे। इसकी चर्चा होनी चाहिए और लोगों को पता होना चाहिए कि उनकी हिस्सेदारी किस तरीके से ख़त्म की जा रही है। 15 मार्च को
संसद में कांग्रेस के 3 सांसदों के द्वारा एक सवाल पूछा गया था और उस सवाल में सरकार को ये आंकड़े मांगे गए थे कि जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, ख़ास तौर पर जो देश के सबसे बड़े प्रीमियर इंस्टीट्यूट माने जाते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सलेंस के तौर पर जिनको देखा जाता है, उसमें वी द पीपल ऑफ इंडिया, जिसको भारत की जनता के तौर पर या भारत कहा जाता है, उनकी कितनी हिस्सेदारी है। तो उन्होंने जो आंकड़े दिए, उन आंकड़ों से हमको पता चलता है कि भारत में किस तरीके से लगातार जो सामाजिक विषमता है, ये जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन जो है वो किस तरीके से रिफ्लेक्ट होता है, और जो सवर्णों की जो मानसिकता है या जो अपर कास्ट लोगों का जो सारा स्टेटस है वो किस तरीके से आज भी इन चीज़ों पर बरकरार है, वो किस तरीके से वो काम करते हैं। जैसे भारत में टेक्निकल एजुकेशन के तौर पर इंजीनियरिंग के एजुकेशन में सबसे बेहतरीन एजुकेशन जो माना जाता है वो है IITs का, IIT का। मैनेजमेंट के लेवल पर भी अगर लोग देखें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो है वो सबसे बेहतरीन इंस्टीट्यूट माने जाते हैं। बच्चे इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लाखों की संख्या में बच्चे जो है वो इंजीनियरिंग की, JEE की तैयारी करते, नीट के लिए, ऑल इंडिया के लिए लड़के तैयार करते। तो उनका सपना होता है कि मैं एम्स में पढ़ने जाऊँ, मैं IIT बॉम्बे में या दूसरे IITs के इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए जाऊँ। मैनेजमेंट करने वाले लड़कों की इच्छा होती कि मुझे वहाँ से डिग्री मिले। और ऐसे भी बहुत सारे हमारे जो प्रोफेसर्स हैं, हमारे जो स्कॉलर्स हैं, उनकी ये इच्छा होती कि वहाँ जाकर वो पढ़ाए। तो ये दोनों के एस्पिरेशंस है, पढ़ने की भी और पढ़ाने की भी। अब कॉन्स्टिट्यूशन ने ये दोनों अधिकार हमको दिए हैं। एक ज़माने में ना पढ़ने का अधिकार था ना पढ़ाने का अधिकार था, आज वो है, मगर उसको कैसे ख़त्म किया गया इसके आंकड़े दिए गए हैं। और इसमें भी इन जो सवर्ण जो वहाँ पर कब्जा बनाकर बैठे हुए हैं, उनकी अरोगेंसी कितनी है, इस बात का भी सबूत इसमें रिफ्लेक्ट होता है कि IITs को जब ये आंकड़े मांगे गए कि भाई आपने फैकल्टी लेवल पर कितना रिजर्वेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया, तो उन्होंने फैकल्टीज़ का कोई डाटा नहीं दिया और उन्होंने केवल नॉन फैकल्टी के जो फिगर है, जो एडमिनिस्ट्रेशन के काम पर लगते हैं, जिसको हम लोग बोली भाषा में कह सकते हैं कि जो बाबू काम होता है, क्लर्क या जो एडमिनिस्ट्रेशन जो काम होता है, उसके आंकड़े उन्होंने दिए। जी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो है उसके आंकड़े तो बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। भारत में 16 ऐसे इंस्टीट्यूट है IIM के, उसके उन्होंने फिगर्स दिए हैं। वो ये कहते हैं कि उसमें शेड्यूल कास्ट की जो वैकेंसी है वो 62% है, जिनको 15% रिजर्वेशन होना चाहिए, प्रोपोर्शनेट उनका 15% फिगर होना चाहिए, उसमें वो 62% उनकी वैकेंसी है। उसके बाद ट्राइब जो है वो देश की आबादी में 7.5% उनको सेंट्रल में रिजर्वेशन है। उनकी कुल जो वैकेंसी है वो 79% है, यानी राउंड अबाउट 80%। उसके बाद हम लोग बैकवर्ड क्लासेस का अगर देखें, जो 52% की आबादी है, यानी IITs में जितनी फैकल्टी है उसमें हर दूसरी फैकल्टी OBC की होनी चाहिए, पिछड़े वर्ग की होनी चाहिए, उसकी 63% की वैकेंसी है IIM में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में इनकी 63% की जो है ये वैकेंसी है। अब इसमें भी और जो बड़ी बात है, ये आंकड़े ये कहते हैं कि भारत के बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें उन्होंने रिजर्वेशन को किस तरीके से डिनाई किया है। लगभग 9 ऐसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट्स है जिसमें शेड्यूल कास्ट का एक भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, एक भी फैकल्टी नहीं है। जैसे नागपुर है, कोलकाता है, अमृतसर है, उदयपुर है, संबलपुर है, वैजाग है, उसके बाद रांची, त्रिची, सिरामूर, रायपुर, जम्मू और मतलब ये ऐसे 9 इंस्टीट्यूट है जिसमें शेड्यूल कास्ट की एक भी फैकल्टी नहीं है। 9 ऐसे इंस्टीट्यूट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में जिसमें एक भी फैकल्टी जो है शेड्यूल कास्ट का नहीं है। ट्राइब्स तो बहुत ज़्यादा इसमें शिकार हुए हैं। 13 इंस्टीट्यूट में, IIM के 13 इंस्टीट्यूट में एक भी ट्राइब की फैकल्टी नहीं है। मतलब एंट्री लेवल का जो होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल पर भी एक नहीं है। तो ट्राइब कहाँ पर है? बेंगलुरु में 1 है, उदयपुर में 3% है और शिलोंग में 4%। यानी ये 3 इंस्टीट्यूट अगर छोड़े गए तो बाकी 13 इंस्टीट्यूट में कहीं भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में जो ट्राइब है वो रिफ्लेक्ट नहीं होता। अब यही हाल हम लोग अगर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का देखें तो क्या आंकड़े ये कहते हैं
कि पिछले 12 सालों में आईआईटीज़ में शेड्यूल कास्ट का एक भी प्रोफेसर जो है, बॉम्बे जो सबसे ज़्यादा प्राइम इंस्टीट्यूट माना जाता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, तो उन्होंने ट्राइब का एक भी फैकल्टी जो है पिछले 12 सालों में नहीं लिया। एक भी प्रोफेसर जो है, एसोसिएट प्रोफेसर जो या उसमें नहीं है। पिछले 12 सालों में 317 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया गया है। उसमें ओबीसी जो है, जिसको 27% रिजर्वेशन जो है 2007 में हायर एजुकेशन में, सर्विसेज में और एडमिशन्स में लागू किया गया था, उसका आंकड़ा ये कहता है कि पिछले 12 सालों में 1.9% यानी 2% भी नहीं है जी। वही शेड्यूल कास्ट का जो है वो केवल 0.9% है, यानी 1% भी नहीं है। ट्राइब का तो बॉम्बे का हमने आंकड़ा देखा कि एक भी रिक्रूट नहीं किया गया। तो ये आंकड़े ये कहते हैं कि किस तरीके से एससी एसटीज़ के साथ में, ओबीसीज़ के साथ में सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और उनकी फैकल्टीज़ को डेलिबरेटली रिक्रूट नहीं किया जा रहा। यही हाल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का है। 42 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, उसमें केवल एक जो है ट्राइब की वाइस चांसलर है, वो भी जेएनयू में 28 साल उन्होंने पढ़ाया। उसके बाद उनको ट्राइब यूनिवर्सिटी जो बनाई गई उसमें वो वाइस चांसलर के तौर पर है। प्रोफेसर्स के भी यही हालात है। आंकड़े ये कहते हैं कि 1% भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ट्राइब के प्रोफेसर नहीं है। 5% का आंकड़ा बैकवर्ड क्लासेस का है। तो कहीं भी जो ये जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए फैकल्टीज़ के लेवल पर, वो एससी एसटी ओबीसी का एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अब भारत में 1951 में पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनाया गया, खड़गपुर में पहला आईआईटी बना। 1960s में पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बनाया गया। 61 में अहमदाबाद का बना और 56 में इंडियन इंस्टीट्यूट आईआईटीज़ या आईआईएम्स की तरह एम्स बनाया गया 56 में। अब आईआईटी हो या आईआईएम हो या एम्स हो, ये जवाहरलाल नेहरू के काल में बनाए गए और उस समय इनको बनाते समय ये कहा गया कि भारत को समृद्ध बनाने के लिए, भारत का विकास करने के लिए प्राइम इंस्टीट्यूट खड़े किए जा रहे और ये देश का विकास करने के लिए इन इंस्टीट्यूट के लिए हम लोग अपना सारा साधन संसाधन लगा रहे। अब समाजवाद के नाम पर ये स्लोगन दिया गया था और समाजवादी नेहरू के द्वारा इनको खड़ा किया गया था। अब जब ये 51 में बने थे आईआईटीज़ में, तो उसमें भारत के विकास के लिए बनाए गए तो भारत की हिस्सेदारी होनी चाहिए थी। बिल्कुल। 60s में इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट बने, उसमें हिस्सेदारी होनी चाहिए थी। 56 में एम्स बना, उसमें हिस्सेदारी होनी चाहिए थी। आज 70 साल 75 साल के बाद में हमको ये कहना पड़ता है कि उसमें 75 साल होने के बाद में भी 70 साल से ज़्यादा का समय कुछ इंस्टीट्यूट को हो गया, कुछ को 60 का हो गया, मतलब 3 पीढ़ियाँ जाने के बाद में भी उसमें एससी एसटी ओबीसी की कहीं कोई हिस्सेदारी नहीं है। तो ये जो है ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या मैनेजमेंट नहीं है, ये तो प्रीमियर इंस्टीट्यूट या इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सलेंस की जगह पर ये जो है एक तरह से ये सवर्णों का एक अड्डा बन चुके हैं और सवर्णों की मोनोपोली बन चुकी है और उन्होंने उस पर एकाधिकार बनाया है। जी जी। लेकिन अभी पिछले साल यानी केंद्र सरकार की तरफ से ही आईआईटी और आईआईएम्स में एससी एसटी ओबीसी का कितना प्रतिनिधित्व है फैकल्टी लेवल पर, उसकी एक सर्वे करने के लिए कमेटी बनाई गई और उस कमेटी ने एक रिपोर्ट भी पेश की है, रिकमेंडेशंस कुछ उसमें किए गए हैं। जून 2020 को वो रिपोर्ट्स आई। मैं डॉक्टर राजेश कुमार जी से जानना चाहूँगा कि आप इस कमेटी की रिपोर्ट और जो रिकमेंडेशंस किए हैं उस पर क्या सोचते हैं, उसको किस प्रकार से देखते हैं? कमेटी ने जो रिपोर्ट दिया उसके आधार पे ये स्वीकार किया कि रिप्रेजेंटेशन नहीं है जी। और रिप्रेजेंटेशन दिया जाना चाहिए, लेकिन ये देने के लिए कमेटी बनाई गई थी और देने के लिए आंकड़े इकट्ठा किए गए ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है जी। क्योंकि इस रिपोर्ट के आने के बाद में जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो हायर एजुकेशन के हैं, चाहे आईआईएम आईआईटी है या आपका एम्स या पीजीआई, वहाँ के जो लोग हैं एससी एसटी ओबीसी को रिप्रेजेंटेशन देना ही नहीं चाहते। यहाँ तक आईआईएम आईआईटी के लोगों ने तो ये तक लिखा कि मेरिट के आधार पे एडमिशन लेना, ये लोगों के रिप्रेजेंटेशन के मामला नहीं, उनको यहाँ पर रिजर्वेशन से एग्जम्प्ट किया जाना चाहिए। तो एग्जम्पशन की बात कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ये कह रहा है कि
संख्यानुपात में प्रतिनिधित्व होना चाहिए। लेकिन मेरिट के नाम पे ये कहा जा रहा है कि इन लोगों को SC ST OBC को इसमें ना फैकल्टी होना चाहिए और एडमिशन के लिए वो एडमिशन बच्चों का होने ही नहीं देना चाहते हैं। तमाम सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं, लोग लड़ रहे हैं। तो जो रिपोर्ट बनाई गई हुई है, इस रिपोर्ट के ऊपर पूरी आशंका मैं व्यक्त कर रहा हूँ, क्योंकि रिपोर्ट एडुकेट रिप्रेजेंटेशन के लिए नहीं बनाई गई है। ये केवल सरकार को सचेत करने के लिए और सवर्णों को सचेत करने के लिए बनाई गई है कि SC ST OBC का रिजर्वेशन जितनी जल्दी जो कॉन्स्टिट्यूशन लेवल पे दिया गया हुआ है उसको समाप्त किया जाए, उतनी जल्दी उनके वर्चस्व पूरा स्थापित हो सकता है। क्योंकि संविधान जो है उनके समर्थन में नहीं, ऐसा उनको दिखाई दे रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में बात कही थी कि हम लोग 26 जनवरी 1950 को पॉलिटिकल लेवल पे समान होंगे। लेकिन सामाजिक और आर्थिक लेवल पर कंट्राडिक्शन है, विषमता रहेगी है, इसको जल्दी दूर किया जाना चाहिए। और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की जगह पे सोशल डेमोक्रेसी आनी चाहिए। तो सोशल डेमोक्रेसी के लिए सेफगार्ड के रूप में जो लोग वंचित लोग रह गए थे, उन वंचित लोगों को सेफगार्ड के रूप में रिजर्वेशन का प्रोविज़न किया गया। अब ये कमेटी आंकड़े अगर एक्सेप्ट कर रही है इस बात के कि इनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है जी, तो जो लोग देने वाले हैं वही ना देने वाले हैं। IIM के लोग भारत के सुप्रीम नहीं है, भारत की सरकार सुप्रीम है और सरकार के ऊपर भी भारत की जनता है। तो भारत की जनता में SC ST OBC के लोगों की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, माइनॉरिटी के लोगों की पॉपुलेशन इसमें इंक्लूड कर लीजिए तो 85 से 90% होती जाके है जी। तो ये ऐसी परिस्थिति में इन लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा और केवल आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, केवल वो कह रहे हैं कि एडुकेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जानकारी जो है नीचे तक जानी चाहिए सही तरीके से और हर गांव लेवल तक जानकारी जानी चाहिए कि SC ST OBC का रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं हो रहा और क्यों डिनाई किया जा रहा। एक तरफ सरकार कह रही है कि एडुकेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, दूसरी तरफ तुम्हारे इंस्टीट्यूशन कह रहे हैं कि नहीं ये हाई मेरिट जगह है, यहाँ पे प्लानिंग बनती है, यहाँ पे रिसर्च होगा। चाहे एम्स के संदर्भ में लो वहाँ भी रिसर्च की बात हो रही है, PGI में वहाँ भी रिसर्च हो रही है। तो रिसर्च इंस्टीट्यूट में रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। इसी आधार पे DM और MCH में भी रिजर्वेशन नहीं रखा गया। लेकिन ये कोई मेरिट का आधार, इससे ज़्यादा बड़ी समस्या भारत में अगर कहना चाहिए तो जातीय समस्या है। जातीय पूर्वाग्रह अगर नहीं रहता तो शायद इन समस्याओं का समाधान किया जा सकता था। तो मैं रिपोर्ट को उन्होंने दिया हुआ है लेकिन उसके ऊपर कोई चर्चा डिबेट नहीं हुआ है। आम लोगों में चर्चा होनी चाहिए और पहुंचना चाहिए कि एडुकेट रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं है। जी संकेत जी। जी एक सवाल ये भी उभरता है इससे कि 2020 जून 2020 को ये रिपोर्ट आई है और उस पे ये स्वीकार किया गया कि SC ST OBC का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। तो उस प्रतिनिधित्व को पूरा करने के लिए सरकार की तरफ से क्या कुछ प्रयास किए गए या नहीं किए गए, क्यों नहीं किए गए, ये भी सवाल बनता है। मैं कुमार काले जी से जानना चाहता हूँ कि वो इस रिपोर्ट को किस प्रकार से देखते हैं, खासकर जिन लोगों की ये कमेटी बनाई गई उन कमेटी के सदस्यों के बारे में भी कुछ चर्चाएं हुई है और वो रिजर्वेशन के विरोधी लोग ऐसा भी कहा जा रहा था। तो मैं कुमार काले जी से जानना चाहूँगा कि वो इस कमेटी की रिपोर्ट और उनके रिकमेंडेशन के बारे में क्या सोचते हैं। संकेत बिल्कुल सही कहा आपने कि जो लगातार अपने इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए SC ST OBC के साथ में खुले तौर पर डिस्क्रिमिनेशन करने वाले जो लोग हैं जी, जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन को या सोशल हिरार्की को मानने वाले जो लोग हैं, उन्हीं लोगों को इस काम की जिम्मेदारी लगाई गई कि आप ऐसा कोई तरीका बनाओ जिससे इस रिजर्वेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाए। जी, अप्रैल 2020 को 23 अप्रैल 2020 को ये कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी को ये काम दिया गया था कि जो IITs में और बाकी जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट है उसमें ख़ास तौर पर जो IITs है इसमें रिजर्वेशन पॉलिसी को प्रॉपर वे में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए स्टूडेंट्स के लेवल पर भी और जो रिसर्च के इंस्टीट्यूट है या फैकल्टी लेवल पर जो है और सारे केडर में फैकल्टीज़ में भी 3 कैटेगरीज है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, एसोसिएट है और उसके बाद में प्रोफेसर है। तो ये सारी चीज़ों पर एक साथ इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए।
तो ये कमेटी जो बनाई गई थी उसकी चेयरमैनशिप जो थी ये आईआईटी दिल्ली के जो डायरेक्टर है वी राम गोपाल राव, इनकी चेयरशिप में ये कमेटी बनाई गई थी और जून 2020 को ये रिपोर्ट उन्होंने सबमिट की थी जी। और ये रिपोर्ट एक तरह से प्री डिसाइडेड या प्री ऑक्यूपाइड माइंड से बनाई गई थी और वो ये कह रहे थे कि ये देश के बहुत बड़े इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सलेंस है और ऐसे इंस्टीट्यूट को मेरिट के आधार पर चलाना चाहिए। तो उन सारे के सारे डायरेक्टर्स जो थे इनका ये कहना था कि इसमें रिजर्वेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाना चाहिए, इससे मेरिट ख़त्म होगा और हम लोग जो इस देश के अंदर जो है एक मेरिटोरियस इंस्टीट्यूट खड़ा करना चाहते हैं वो संभव नहीं होगा जी। आप लगातार ये बात सुनते होंगे कि ये भारत को विश्वगुरु कहने वाले जो लोग हैं कि भारत विश्वगुरु है। अरे विश्वगुरु दुनिया की रैंक में आउटर पर खड़ा है जी। आज देश के जो अपने आप को सो कॉल्ड मेरिटोरियस जो लोग हैं, ये जो जनेवी धारू जो लोग हैं, ये जनेवी धारी लोग दुनिया के मेरिट में कहाँ पर खड़े हैं। एक समय ऐसा था कि देश के कोई भी इंस्टीट्यूट जो थे वो 200 के दुनिया के जो टॉप 100 या 200 यूनिवर्सिटीज़ थे उसमें शामिल नहीं थे जी। अभी कल परसों के भी आंकड़े अगर हम देखें तो दुनिया के पहले टॉप 10 या पहले टॉप 20 या पहले 50 इंस्टीट्यूट जो दुनिया के सबसे ज़्यादा जो है एक टॉप इंस्टीट्यूट है उसमें केवल एक इंस्टीट्यूट जो है वो भारत का अभी अभी शामिल हुआ है जी। और वो भी सबसे निचले पायदान पर यानी 49 नंबर का रैंक है। उसके बाद 54 रैंक पर जो है ये आईआईटी दिल्ली है और उसके बाद 94 के इसमें जो है टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स के इसमें मद्रास का नंबर आता है जी। तो ये जो अपने आप को मेरिटोरियस कहने वाले जो लोग हैं ये दुनिया के मेरिट में कहीं खड़े नहीं होते जी जी। मगर ये अपने से ही उन्होंने जो है अपने आप को बाय बर्थ मेरिटोरियस घोषित कर दिया है और ये कहते हैं कि ये इंस्टीट्यूट जो है एक्सलेंस के इंस्टीट्यूट है और इसमें किसी तरीके से कोई रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, इससे उसका जो स्टेटस है उसकी जो क्वालिटी है रिसर्च की वो डाउन हो जाएगी जी। एक आईआईटी दिल्ली के एक प्रोफेसर ने तो यहाँ तक आकर ये कहा था कि रिजर्वेशन का कितना पूर्वाग्रह उनके अंदर था। उन्होंने एक आर्टिकल उस समय लिखा था जब देश के कोई भी इंस्टीट्यूट जो है टॉप 100 में या टॉप 200 में नहीं थे तो उन्होंने एक बहुत बड़ा अपनी मंशा को निकालने वाला जो एक आर्टिकल लिखा था। इंडिया टुडे में भी वो पब्लिश हुआ था जी। एक बड़े रिपोर्टेड मैगजीन में भी वो आया था। तो उन्होंने कहा था कि ये जो है ये रिजर्वेशन की वजह से या जो गांव देहातों से जो बच्चे आते हैं उनका अंग्रेजी अच्छा नहीं होता, इस वजह से वो रिसर्च के एरिया में कम पढ़ते हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है। और फिर उन्होंने रिजर्वेशन के ऊपर मार्क करते हुए बात कही थी कि आप ऐसे किसी डॉक्टर से अपनी सर्जरी करवाना चाहेंगे जो कोटा सिस्टम से आया था जी। यहाँ तक कि उन्होंने वो एक आर्टिकल पब्लिश किया है। उस आर्टिकल में उन्होंने नीचे लिखा था कि कल तो ये परिस्थिति होगी कि ओलंपिक्स में भी रिजर्वेशन कोटा लागू कर दिया जाएगा, स्पोर्ट्स कोटा उसमें भी लागू कर दिया जाएगा। अब ये जो सवर्ण मानसिकता है जो रिजर्वेशन के विरोध में इस तरीके से विकृत मानसिकता से कहती है, उन लोगों ने कभी भी पेमेंट कोटे से जो एडमिशन्स लिए जाते हैं उसके बारे में एक शब्द तक नहीं कहा गया कि 15-15, 50-50% तक सीटें कमेंट को मतलब पेमेंट कोटे से ली जाती है, मैनेजमेंट कोटे से ली जाती है, डोनेशन से बेची जाती है, उसके ऊपर बात नहीं कही जी। अब ये जो उन्होंने बात जो कही है कि इसमें इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सलेंस के तौर पर इसको देखा जाए तो शुरू से ही ये मानसिकता उनकी रही है। आपको याद होगा संकेत कि भारत सरकार के द्वारा शुरू से ही कुछ इंस्टीट्यूट को एक इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सलेंस के तौर पर बाजू रखा गया था और उसमें उन्होंने शुरू से फ्रॉम द बिगिनिंग रिजर्वेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं की थी। अभी भारत सरकार के द्वारा 2019 में एक एक्ट बनाया गया। उस एक्ट में उन्होंने तो उसमें बाकायदा इसकी व्यवस्था की है। सरकार के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा एक व्यवस्था बनाई है, कानून बनाया है, द सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन इन टीचर्स कैडर एक्ट 219 जी। इस एक्ट में रिजर्वेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए सरकार के द्वारा खासतौर पर सेंट्रल इंस्टीट्यूट में इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए इसके लिए कानून बना है। अब इस एक्ट के क्लॉज नंबर 4 में यह बात कही है कि द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3 शैल नॉट अप्लाई टू ए इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सलेंस, रिसर्च इंस्टीट्यूशन एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस स्पेसिफाइड इन शेड्यूल्ड।
अब उन्होंने ऐसे इंस्टीट्यूट्स के अंदर रिजर्वेशन नहीं होगा ये बात कही, तो उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया, इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सलेंस। जी। अब इसी एक्ट को आधार बनाकर आईआईटीज के जो पैनल है, जो 8 लोगों की कमेटी बनाई गई थी, जिसमें राव जो दिल्ली आईआईटी के डायरेक्टर थे, उन्होंने ये कहा कि इस इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सलेंस में आईआईटीज को, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट को शामिल किया जाए। अभी आईआईटीज और आईआईएम्स को इसमें शामिल नहीं किया गया, तो उनका ये कहना है कि उसमें उसको शामिल करो। अगर आईआईटीज उसमें शामिल हो जाते हैं तो अपने आप उसमें रिजर्वेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने की झंझट नहीं रहेगी, उसमें किसी तरीके से फैकल्टी में रिजर्वेशन नहीं होगा। तो उन्होंने इस एक्ट में शेड्यूल दिया है, और शेड्यूल में उन्होंने 10 ऐसे इंस्टीट्यूट रखे हैं, उन्होंने उसको उसमें एक्सक्लूड किया है कि इसमें रिजर्वेशन नहीं होगा। तो वो 10 इंस्टीट्यूट कौन से हैं? तो होमी भाभा के नाम से नेशनल इंस्टीट्यूट मुंबई में जो एटॉमिक रिसर्च के तौर पर है उसको दिया है, टाटा इंस्टीट्यूट जो फंडामेंटल रिसर्च के लिए है, नॉर्थ इंडिया ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंस जो शिलोंग से है उसको रखा है। चौथे नंबर पर नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर मानेसर गुड़गांव में जो है हरियाणा में वो है। 5वें नंबर पर है जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च बेंगलोर जी। 6 नंबर पर जो है फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद। 7 नंबर पर है स्पेस फिजिक्स लेबोरेटरी तिरुवनंतपुरम, और 8वें नंबर पर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, ये देहरादून में है। ऐसे 8 इंस्टीट्यूट हैं। मगर संकेत, इससे पहले ये एक्ट बनाने से पहले 1970s के डेकेड में, खासतौर पर 1975 के डेकेड में डीओपीटी के द्वारा एक ऑर्डर निकाला गया था, और उस ऑर्डर में भी यही बात जो आज 2019 के इस एक्ट में कही है, उस एक्ट में जो बात है वही 75 में डीओपीटी के ऑर्डर में थी। ये कोई नया उन्होंने नहीं बनाया है। तो 75 के डीओपीटी के ऑर्डर में भी ये कहा गया था कि इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सलेंस, और उसमें उन्होंने कहा था कि टेक्निकल जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है इसमें रिजर्वेशन इंप्लीमेंट नहीं होगा। अब एक्ट तो 2019 में बना है, तो 70 से लेकर 2020 तक, यानी पिछले 50 सालों तक आईआईटीज डीओपीटी के इस ऑर्डर का सहारा लेकर अपने फैकल्टीज में रिजर्वेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट नहीं कर रहे थे। जी जी। 50 साल तक उन्होंने एक सिंगल ऑर्डर को इंप्लीमेंट करने के लिए आधार बनाया कि भाई ये डीओपीटी का ऑर्डर है, इसमें ये कहा गया है कि जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट है ये एक्सलेंस है, एक्सलेंस इंस्टीट्यूट है, ये प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, तो इसमें रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, तो इन्होंने इसको इंप्लीमेंट नहीं किया। मंडल कमीशन का भी जो जजमेंट आया था, इंदिरा साहनी वर्सेस भारत सरकार का जो जजमेंट आया था, उसमें भी ये कहा गया था कि मेरिट जो है वही काउंट किया जाएगा। खास तौर पर जो प्रमोशंस के द्वारा जो पोस्ट होते हैं, या जो सुपर, जिसको हम ये कहें कि जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट है, उसमें रिजर्वेशन लागू नहीं होगा। तो उस समय आपको याद होगा कि मंडल कमीशन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST के रिजर्वेशन प्रमोशन के विरोध में भी फैसला दिया था जी। मगर बाद में पार्लियामेंट में उसके विरोध में अमेंडमेंट किया गया और कॉन्स्टिट्यूशन में 64A जोड़ा गया, और उसमें SC/ST के रिजर्वेशन प्रमोशन का मामला क्लियर कर दिया गया। बिल्कुल। अब इन दोनों का आधार बनाकर, ये जो डीओपीटी के ऑर्डर थी उसको आधार बनाकर लगातार SC/STs और बाद में बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता रहा। अब ये क्या कह रहे, ये जो राव ने जो रिपोर्ट दिया, जो ये जो इंस्टीट्यूट चलाने वाले लोग क्या कहते हैं कि हम रिजर्वेशन लागू करने की बजाय डाइवर्सिटी को लागू करेंगे जी। और डाइवर्सिटी को लागू करने के लिए उन्होंने जो तरीका बनाया, वो तरीका क्या है कि हम लोग जो है अपनी फैकल्टीज को सिलेक्ट करते समय उसमें डाइवर्सिटी मेंटेन करेंगे जी। अब आईआईटीज में या इन इंस्टीट्यूट्स में फैकल्टीज को रिक्रूट करने की कोई ट्रांसपेरेंट प्रोसेस नहीं है। जो डीन, जो डायरेक्टर्स है, वो उसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि वो डायरेक्टर ही फाइनल अथॉरिटी है इन सारी चीज़ों को सिलेक्ट करने के लिए। तो फैकल्टीज को सिलेक्शन करने का कोई फॉर्मल तरीका नहीं है कि किस क्राइटेरिया पर, कौन से ऐसे मेरिटोरियस क्राइटेरिया है जिसके आधार पर ये सिलेक्ट कर रहे हैं। ऐसा कोई मतलब जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइटेरिया उनके पास नहीं है। जो डायरेक्टर की मर्जी होगी उसी के आधार पर वो चलेगा। हमने तो यहाँ तक सुना है कि अगर किसी को सिलेक्ट नहीं किया गया तो उसको बताया भी नहीं जाता कि आपको सिलेक्ट नहीं किया गया, या इन कारणों की वजह से आप सिलेक्ट नहीं हुए हैं।
वो तो उन्होंने इसके लिए अपना तरीका बनाया है। ये जो फैकल्टीज़ की सिलेक्शन की जो प्रोसेस है वो पूरी तरह से नॉन ट्रांसपेरेंट है, एक करप्शन को बढ़ावा देने वाली बात है। जातिवाद या जिसको हम भाई भतीजावाद कहते हैं, या जो अपने सवर्णों का जो एलिट क्लब है उसको बढ़ाने के लिए इसमें ये है। और ये केवल जातिवाद को बढ़ावा नहीं देता, अपने भाई भतीजावाद को बढ़ावा नहीं देता या जातिवाद को बढ़ावा नहीं देता, ये साथ दूसरा काम करता है, जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उनको उसमें बाहर निकाल देता है, और जो नॉन डिजर्विंग कैंडिडेट है या जो नॉन सुटेबल है, नॉन एलिजिबल है, उसको एलिजिबल बनाने का फैकल्टीज में ये काम करता है। जी जी, इसके विरोध में बहुत ज़्यादा बात होनी चाहिए थी, मगर ये नहीं किया जा रहा। जी ये आईआईटी और आईआईएम्स के बारे में है कि मेरिट के आधार, मेरिट का हवाला देकर आरक्षण को इम्प्लीमेंट करने से रोका जाता है। आपने अभी दो जो एक्ट बताए, एक तो 1975 का है, एक 2019 का है, तो उसको आधार बनाकर भी ये कहा गया कि आरक्षण को इन इंस्टीट्यूट्स में इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा। और दूसरी तीसरी जो बात आपने कही कि जो डायरेक्टर है उसी को सारे अधिकार दिए हैं, और उसने कहा कि हम केवल डाइवर्सिटी लागू करेंगे, रिजर्वेशन इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। चूंकि मेरी समझ के हिसाब से ये इसलिए उन्होंने कहा कि अगर रिजर्वेशन के इम्प्लीमेंट करने की बात अगर वो मान लेते तो जो 15% शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, 7.5%, ओबीसी को 27% मिला है, तो उन लोगों को उतनी संख्या के अनुपात में उनको वो सीटें देना पड़ती, वो बंधन कारक हो जाता। और अगर वो डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो उनकी मन मर्जी पर है, किसी को लिया नहीं लिया नहीं लिया। ये आईआईटी और आईआईएम की बात हुई, आपने जो बात बताई पीजीआई और एम्स में क्या होता है ये मैं जानना चाहता हूँ डॉक्टर राजेश कुमार जी से कि रिजर्वेशन को रोकने के लिए वहां पर कौन से हथकंडे शासक वर्ग के तरफ से अपनाए गए हैं। एसजीपीजीआई लखनऊ में अभी जो एडवर्टाइजमेंट किया गया फरवरी में जी, तो आरटीआई से जो जानकारी मांगा गया उसमें जानकारी ये मिली वहाँ पे लाइजनिंग ऑफिसर तक नहीं है। एससी एसटी ओबीसी के लाइजनिंग ऑफिसर्स बनाए जाते हैं, वो कोई लाइजनिंग ऑफिसर्स नहीं है। जी दूसरा, रोस्टर प्रणाली जो होती बनाई गई है वो रोस्टर प्रणाली पे आज तक कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ जी, मनमानी तरीके से आज तक जब से पीजीआई लखनऊ बना है वहाँ पे प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर उनकी भर्ती हो रही है। अभी डॉक्टर हीरा लाल, डॉक्टर बसंत कुमार और ये एक और दूसरे साथी, उन लोगों 3 लोगों ने SC ST में भी आयोग में शिकायत किया, और डॉक्टर साहू ने OBC आयोग में शिकायत किया जी। उसके बाद में वहाँ से आयोग के द्वारा जानकारी मांगा गया कि क्या वहाँ पे रोस्टर प्रणाली फॉलो किया जा रहा है, और पिछले कौन कौन से रोस्टर थे उसके आधार पे SC ST OBC का रिप्रेजेंटेशन किस आधार पे है। तो ये कोई आंकड़े अवेलेबल नहीं है। इसके आधार पे ही SC ST कमीशन ने इस भर्ती को रोकने के लिए बोला हुआ है। तो ये अपने आप साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो लोग इन हायर इंस्टीट्यूशंस में, जो खासतौर से जो मेडिकल की जो मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जो प्रोफेसर आएंगे, तो प्रोफेसर आएंगे तो वो अपने बच्चों को भी पढ़ाएंगे। मान लीजिए जो OBC के, शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब कास्ट के बच्चे जिनको नॉन मेरिटोरियस कह के ये लोग डिनाई करते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार होता है जी। उनके लिए ये SC ST OBC के प्रोफेसर अगर पहुँचते हैं तो उनके बारे में ज़्यादा संज्ञान लेंगे और उनको अलग से एक्स्ट्रा क्लासेस देके उनको पढ़ाने का काम कर सकते हैं, उनको जानकारी दे सकते हैं, या उनके जो उन बच्चों के प्रति, स्कॉलर्स के प्रति जो हेय दृष्टि से देखा जाता है, हमारे OBC शेड्यूल कास्ट के प्रोफेसर अगर वहाँ पर होंगे तो उन बच्चों के साथ में जो हीन भावना आती है वो हीन भावना नहीं होगी जी। तो जानबूझकर प्लान बनाकर ये इंस्टीट्यूट इस लेवल पे खड़े किए गए हैं ताकि पहले जो द्रोणाचार पैदा होते थे वो एकलव्य नहीं बनने देते थे। आज भी जो पीजीआई है और एम्स है, यहाँ पे द्रोणाचार्य लोग बैठे हुए हैं। कल ही एक बच्चे का उसको 8 साल से लगातार फेल किया जा रहा है यूजी में, इधर दिल्ली का मेडिकल कॉलेज है, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस जी। और 8 साल से उसको केवल एक ही सब्जेक्ट में फेल किया जा रहा, सर्जरी में। उस सर्जरी में थ्योरी में वो पास होता है, प्रैक्टिकल में उसको फेल किया जाता है। अभी उसको एग्जामिनेशन में बैठने देने से मना कर दिया गया कि आप एग्जाम में नहीं बैठ सकते क्योंकि आपका समय पूरा हो गया। तो ये द्रोणाचार्य लोग जब तक नहीं आएंगे तब तक
SC ST OBC के लोग डॉक्टर बनेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, DM करेंगे, MCH करेंगे और फिर वो प्रोफेसर बनेंगे आगे। फिर वो आने वाले बच्चे वो जो SC ST OBC होंगे उनके बारे में भी सोचेंगे। ऐसी संभावनाएं उनको मालूम है, इसलिए प्लान बनाकर उन्होंने PGI ही नहीं एम्स और सभी जगह पे ये काम किया हुआ है। एक डॉक्टर कुलदीप कुमार का असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में एम्स में सिलेक्शन हुआ था जी। बगैर किसी ग्राउंड के उनको वहाँ पे टर्मिनेट किया गया। उनका जो हेड था उसने हेड ने उनके ऊपर एलिगेशंस लगवाए और एक तरफा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में उनको टर्मिनेशन दिया गया। तो ऐसे बहुत सारे केसेस आपको मिलेंगे। वो जानबूझकर इन हायर इंस्टीट्यूशन जिनको बोला जाता है मेरिटोरियस है, मेरिट की गणना करने से पहले जाति के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। जाति के आधार पे भेदभाव हो रहा है, जाति के आधार पे विकास नहीं हो रहा है, जातीय विकास नहीं होने दे रही है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि मेरिट के आधार पे विकास होगा। अगर मेरिट के आधार पे विकास होना था तो विकास हो जाना चाहिए था। आज हम इस स्थिति में भी नहीं है हेल्थ सिस्टम को कि भारत के सभी लोगों को हेल्थ सेक्टर में रूरल एरिया तक हम प्रोवाइड कर सके। BSc CSc पे चले जाइए, लोगों को बैठने की जगह नहीं है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ पे आपको कार्डियोलॉजिस्ट नहीं मिलेगा, वहाँ पे आपको न्यूरोसर्जन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? आप बनने नहीं देना चाहते हैं। बनने क्यों नहीं देना चाहते? क्योंकि हमारे तो प्रोफेसर उधर पहुँच ही नहीं रहे और जो स्टूडेंट पहुँच रहे हैं उनको बनने नहीं देना चाहते हैं। तो अभी जो PGI लखनऊ में इन्होंने जो सीट निकाली है वो पूरा का पूरा टोटल डिस्क्रिमिनेशन है। वहाँ के डायरेक्टर को निर्देश दिया गया है। हमने भी इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल एसोसिएशन के माध्यम से डायरेक्टर को लिखा और डायरेक्टर साहब को लिखा है कि आपको इस एडवर्टाइजमेंट को तत्काल से रद्द करना चाहिए। दोबारा से रोस्टर को फॉलो करते हुए आपको वहाँ पे SC ST OBC की जो हमारी सीटें हैं उनको बैकलॉग का अलग निकालिए और नया एडवर्टाइजमेंट निकाले। उसमें हमारा जो कोटा जो भी बनाया जा गया है 49.5% OBC का, शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब कास्ट का, उसके ऊपर आप इम्प्लीमेंट करें। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो ये अपने आप में सिद्ध हो जा रहा है कि जाति पूर्वाग्रह है और मेरिट के नाम पे आप धोखाधड़ी का काम हो रहा है। ये सारे जितने भी PGI और एम्स है, अभी और कई सारे एम्स बने, सभी जगह पे यही सारी चीज़ चल रही है। जी 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 आपने मतलब मेरिट को ही ढाल बनाया जाता है आरक्षण का विरोध करने के लिए, खास तौर पर बहुत बड़े पैमाने पर। IIT और IIM की जो बात है वो काले सर ने कहा कि दुनिया के लेवल पर दुनिया का जो मेरिट है उस दुनिया के मेरिट में IIT और IIM जो भारत के हैं वो कहाँ पर स्टैंड करते हैं, उनका क्या स्थान है। मुझे PGI और एम्स के बारे में बताइए या अन्य जो इंस्टीट्यूशंस हैं मेडिकल साइंस से जुड़ी हुई वो दुनिया के मेरिट पर कहाँ स्टैंड करती? जी अगर इसको एम्स दिल्ली को अगर कहें जो दुनिया का सबसे बड़ा दावेदारी की जा रही है कि हम सबसे बड़े इंस्टीट्यूट है जी, 248 लेवल पे इनका रैंक है, 248वां जी। और PGI में जहाँ पे 224 प्रोफेसर की अभी पोस्टिंग हो रखी सीट है जी, उसमें से SC ST की केवल 21% ही है, बाकी आपके 78% लगभग ये आपके सवर्ण लोग ही हैं। जी जी। और वहाँ पर भी प्रोफेसर डॉक्टर ज्ञानचंद एक है हमारे, उन्होंने नई टेक्नोलॉजी की रिसर्च किए हुए थायराइड सर्जरी के। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ये इंस्टीट्यूशंस जातीय पूर्वाग्रह होने की वजह से इनका लेवल जो है दुनिया में गिरता चला जा रहा है। अगर जो लोग मेरिटोरियस अपने आप कह रहे हैं, वास्तव में जो मेरिटोरियस लोग हैं वो OBC और शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, लेकिन इनको अवसर नहीं दिया जा रहा है, इसीलिए इनका जो रैंक है नीचे जा रहा है। अगर 70 साल में आज़ादी के बाद में या संविधान लागू होने के बाद में आपके नियंत्रण में सारी चीज़ें रही और आप मेरिटोरियस इंस्टीट्यूट बनाना चाह रहे थे, एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट बनाना चाह रहे थे, तो ये आपके नियंत्रण में था। जी बिल्कुल। अगर जिनको सवर्ण कहा जा रहा है, इन सवर्ण लोगों ने इनको एक्सीलेंस यूनिवर्सिटीज़ नहीं बनाया, इंस्टीट्यूशन नहीं बनाया, तो इसके लिए जिम्मेदार OBC शेड्यूल कास्ट के लोग तो नहीं है। बिल्कुल। और OBC शेड्यूल कास्ट के लोगों को अगर कहते हो कि ये लोग मेरिटोरियस नहीं है, तो 70 साल में आप इनको मेरिटोरियस नहीं बना पाए, तो सबसे बड़े नालायक और नॉन मेरिटोरियस तो वो लोग हैं जिन लोगों ने बनाया नहीं। जी। अगर तुम्हारे अंदर योग्यता होती, अगर कहते हो तुम योग्य हो, तो इन लोगों को मेरिटोरियस बनाया जाना चाहिए था।
ये जातीय पूर्वाग्रह होने की वजह से जानबूझ के घृणा पैदा करने के लिए इस तरीके की बातें कही जाती है कि ओबीसी में, शेड्यूल कास्ट में, शेड्यूल ट्राइब कास्ट में मेरिट नहीं होती है, और इस तरीके से जानबूझकर इनका रैंक गिराया जा रहा हुआ है। ये हम लोगों को इसके बारे में, जो हमारे नीचे तक लोग हैं, गांव देहात तक, उनको बताना चाहिए, जानकार बनाना चाहिए, और भारत की सरकार को इसके ऊपर स्टैंड लेना चाहिए कि संविधान उनको जो अमल करने के लिए दिया गया है अवसर, उसके ऊपर अमल करना चाहिए, संविधान की रक्षा करना चाहिए उन लोगों को। ये लोग हैं, उनके लोग हैं, उन अपने ही लोगों के बारे में अगर वो इस तरीके की बात नहीं करे, इसका मतलब आप हम लोग को अपना मान ही नहीं रहे हो। और एक और ख़ास बात कहना चाहूँगा, जब बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे थे कि डेमोक्रेसी और ब्राह्मण तंत्र एक साथ नहीं चल सकता, वो दिखाई दे रहा आज की डेट में। आज ये प्रूव हो रहा है कि वो बार बार ये कहते हैं कि आप नॉन मेरिटोरियस हो, और नॉन मेरिटोरियस के नाम पे हमको प्रोफेसर के लेवल पे, असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल पे भर्ती नहीं होने देना चाहते, और ना ही हमारे इवन जो अभी नीट एग्ज़ाम शुरू किया गया है, नीट एग्ज़ाम के माध्यम से बच्चों को जो प्राइमरी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए आगे के लिए, यानी कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए, उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा, उसके बाद में सुपर स्पेशलाइजेशन जाएगा, डीएम और कार्डियोलॉजी का, या तुम्हारा किसी भी फैकल्टी में जाने के लिए करेगा, या सर्जरी में के, या एमसीएच करेगा। तो ये सारी चीज़ें के लिए प्राइमरी चीज़ जो है कम से कम अंडर ग्रेजुएट होना है। तो अंडर ग्रेजुएट में ही नीट एग्ज़ाम लागू करके उन्होंने पहले तो वहाँ रोकने की कोशिश किया हुआ है। उसके आगे चलकर पोस्ट ग्रेजुएशन में भी यही चीज़ है। अभी साउथ इंडिया से नीट पीजी के लिए जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, उसमें ओबीसी का 0 रिप्रेजेंटेशन था। जब साउथ इंडिया से लोग सुप्रीम कोर्ट में आए, तो सुप्रीम कोर्ट ने केवल ये कहकर डिनाई किया कि रिजर्वेशन इज नॉट ए फंडामेंटल राइट जी, और आप जाके अपने यहाँ पर ये काम करो, अपने यहाँ हाई कोर्ट में केस डालो जाके। जो वो सुप्रीम कोर्ट जो कहता है रिजर्वेशन फंडामेंटल राइट, 9 जजों की बेंच कहती है, और बार बार कभी आप फंडामेंटल राइट कहते हो, कभी नॉन फंडामेंटल राइट कहते हो। ये कोई भी राइट है या नहीं, ये अब इशू नहीं, इशू तो ये है कि हम इस देश के नागरिक अगर है तो हमारे बारे में सोचा जाना चाहिए था, और आप नहीं सोच रहे हो, इसीलिए संविधान में सेफ गार्ड दिया था। और आप सेफ गार्ड को रिजर्वेशन के रूप में जब चर्चा ज़्यादा हो रही है, तो लोगों को लगता है रिजर्वेशन ये नौकरी देने का या डॉक्टर बनाने का, ये बड़े इंस्टीट्यूशन में केवल भेजने का मामला लग रहा है। और इसकी वजह से जिनको संविधान में सवर्ण नहीं माना गया, वो अपने आप को सवर्ण कहते हुए और उच्च जाति के कहते हुए जितने भी SC ST OBC के लोग उनके हक अधिकारों को खा जाते हैं। तो इसलिए रिजर्वेशन के सेफ गार्ड के रूप में माना जाना चाहिए। और जो इंस्टीट्यूशन PGI और एम्स जो इनका पिछड़ापन है आज की डेट में दिखाई दे रहा है, ये तभी पूरा किया जा सकता है जब इनका प्रतिनिधित्व होगा। जी संकेत जी। जी न्यायपालिका में भी किस प्रकार से जातिवाद है वो एक अलग विषय है, उस पर अलग से बहुत लंबी बहस करने की ज़रूरत है, जो आमतौर पर नहीं होती है। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के बयान आ रहे हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट ये टिप्पणी कर देता है कि रिजर्वेशन फंडामेंटल राइट नहीं है, कभी मराठा रिजर्वेशन पर ये टिप्पणी कर देता है कि कब तक रिजर्वेशन देना होगा, कितनी पीढ़ियों तक देना होगा। तो रिजर्वेशन के विरोध वाली जो जातीय मानसिकता सुप्रीम कोर्ट की रही है या समूचे न्यायपालिका की रही है, उस पर अलग से एक बहस करने की जरूरत है। लेकिन मैं कुमार काले जी से जानना चाहता हूं, ये शायद मेरा आखिरी सवाल है आप दोनों से मैं जानना चाहूंगा कि उच्च शिक्षा संस्थानों में जिस प्रकार से एक तो जो स्टूडेंट्स है वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं, उनको हौसला नहीं मिलता कि आगे वो पढ़ाई करे या कंटिन्यू अपनी पढ़ाई को रखे, या फिर ऐसे भी देखने को मिला है कि वो आत्महत्या कर लेते हैं। फिर चाहे वो रोहित वेमुला का उदाहरण हो या डेल्टा मेघवाल हो, या अभी 2-4 साल पहले मुंबई के नायर अस्पताल में जो पढ़ाई कर रही थी डॉक्टर पायल तड़वी, उनका उदाहरण हो। तो ऐसे लंबी लिस्ट हम बताई जा सकती है कि हमारे बच्चे एक तो ड्रॉप आउट हो जाते हैं या आत्महत्या करते हैं। तो इसके क्या कारण नज़र आते हैं? क्या ये कारण है कि अगर फैकल्टी में रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट किया जाए या SC ST OBC के फैकल्टी भरी जाए तो उसके बाद ये कम हो सकती है? तो इसका मैं कारण भी जानना चाहूँगा आप दोनों से, और उसके बाद क्या कुछ उपाय किए जाने चाहिए। मैं कुमार काले जी से शुरू करूंगा।
हाँ संकेत, एक बात तो जो है कि बार बार रिजर्वेशन के विरोध में मेरिट को एक शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है जी। और ये बात केवल आज की नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बहस हुई थी जी। और उस बहस को बाबा साहब अम्बेडकर ने उस समय भी बहुत ज़्यादा पुरजोर उसका जवाब भी दिया था। रिजर्वेशन को विरोध करने के लिए इफ़िशेंसी का मुद्दा जो है बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर खड़ा किया गया जी। मेरिट के नाम पर इफ़िशेंसी की बात खड़ी होती है जी। तो उस इफ़िशेंसी का मुद्दा जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भी बहुत बड़े पैमाने पर उठाया गया। कांग्रेस के लोगों के द्वारा इस बात की चर्चा की कि भाई हम लोग एक मजबूत राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो इफ़िशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन हमारे पास होना चाहिए। तो उस समय बाबा साहब अम्बेडकर ने उसका जवाब देते हुए कहा था कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इज़ बेटर देन इफ़िशिएंट गवर्नमेंट। बिल्कुल। क्योंकि इफ़िशेंसी अपने आप में कोई मेरिट नहीं है जी। बुद्धिमत्ता भी अपने आप में कोई मेरिट नहीं है, क्योंकि भारत में बुद्धिमत्ता को ही मेरिट माना गया है, इफ़िशेंसी को ही मेरिट माना गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में इफ़िशेंसी या बुद्धिमत्ता को मेरिट के तौर पर नहीं देखा गया। कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये एक डेमोक्रेटिक स्पिरिट के तौर पर रिप्रेजेंटेशन को ही बेस मानकर चलता है। अगर मेरिट की ही बात करें तो अंग्रेज़ों के पास बहुत ज़्यादा मेरिट था, ब्राह्मणों से कई गुना ज़्यादा मेरिटोरियस तो ब्रिटिश लोग थे। बिल्कुल। तो अगर मेरिट को ही बेस बनाया जाए, मेरिट को ही मापदंड बनाया जाए तो फिर अंग्रेज़ों का विरोध करना तो गलत था, क्योंकि अंग्रेज़ों से बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन का स्किल तो किसी के पास नहीं था। आज ये जो सारे इंस्टीट्यूट जिसके ऊपर ये कब्जा करके बैठे हुए हैं ये तो किसी पंडितों ने नहीं बनाए जी। इंस्टीट्यूट तो छोड़ो, जिन मंदिरों में ये बैठे हुए मंदिर भी इन्होंने नहीं बनाए, इन विहारों को गिराकर या विहारों को तोड़कर वहाँ ये बैठे हुए हैं, तो इनका अपना तो कोई सृजन तो है नहीं जी। तो मेरिट के नाम पर ब्राह्मणों के पास में केवल एक ही चीज़ है, वो है उनकी अपनी जात, उनकी चोटी, जनेऊ, यही उनकी मेरिट की पहचान जी। तो भारत में जाति को ही वो मेरिट मानते हैं और बाय बर्थ ये प्रिविलेज वो लेना चाहते हैं। इसी को उन्होंने सभी जगह पर लागू किया और इसलिए उन्होंने जो कहा कि इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सलेंस जो है ये इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सलेंस नहीं है, ये एक तरह से इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सक्लूजन का काम करते हैं, ये एक्सक्लूड करने का काम करते भारत की 85% लोगों को। जी। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है कि रिजर्वेशन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से रिप्रेजेंटेशन का काम है और संविधान इसको राष्ट्र निर्माण का काम कहता है। जी। तो जो भी कोई व्यक्ति रिजर्वेशन का या रिप्रेजेंटेशन का विरोध करता है वो राष्ट्र निर्माण के कार्य का विरोध करता है, एक तरह से वो राष्ट्र विरोधी बात कहता है। तो उन लोगों को एक तरह से उनके ऊपर सेडिशन का, राजद्रोह का मामला बनाना चाहिए कि उसी राष्ट्र के विरोध में ये लोग खड़े हैं। अब 85% आबादी को छोड़कर आप किस राष्ट्र का निर्माण करोगे? इसी वजह से उस इंस्टीट्यूट में मेरिट नाम की कोई चीज़ खड़ी नहीं हो पाई। जी। दुनिया भर में भारत के लोग जो है भारत से बाहर जाकर अपना मेरिट खड़ा करने का काम कर रहे हैं, मगर भारत में क्यों नहीं प्रतिभा साबित कर रहे? क्योंकि यहाँ जो है उसकी जाति उसकी प्रतिभा को रोकने का काम करती है। जी। और प्रतिभा को जहाँ पैदा होता है वहीं से उसको काटा जा रहा है। जो बात आपने कही कि भाई फैकल्टीज़ में SC ST BC के प्रोफेसर्स क्यों होने चाहिए, उसका कारण यही है कि ये जब सवर्ण मानसिकता वाले, ये जो उच्च नीचता मानसिकता वाले, अगर द्रोणाचार्य की मानसिकता वाले लोग अगर अध्यापक बने रहेंगे वो क्या करेंगे? मैं 2019 के आंकड़े आपके सामने रखना चाहूँगा। ये राज्यसभा में कांग्रेस के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने आंकड़े पूछे थे कि भाई IITs में, IIM में ड्रॉप आउट होने का या सुसाइड करने का या उसको छोड़ देने का जो मामला है वो कितना है स्टूडेंट्स का। तो उन्होंने 2019 के आंकड़े दिए थे। तो उस साल, पिछले 2 सालों में, मतलब 2019 में आंकड़ा आया था तो 18 हो सकता है 17-18 या 18-19 का एकेडमिक ईयर उन्होंने पकड़ा हो और उसमें उन्होंने इस बात को पकड़ा था। एक मिनट, राज्यसभा में ये सवाल पूछा गया था कि कितने ड्रॉप आउट्स IITs में, IIMs में हो रहे हैं और उनके कौन कौन से कारण है और उसके जो कैटेगरीज है SC ST BC की क्या है। तो 2 सालों में लगभग 2461 2461 कैंडिडेट जो थे उन्होंने पढ़ाई अपने बीच में छोड़ दी थी। जी। अब इसमें से लगभग एक हम लोग पकड़ कर चले कि 2461 जो थे उसमें से रिजर्व कैटेगरी के 1171 लोग स्टूडेंट्स थे, 1171 स्टूडेंट्स थे।
अब इसमें भी बड़ी चौंकाने वाली बात है कि इस कैंपस के अंदर जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसमें SC ST से ज़्यादा बैकवर्ड क्लासेस के OBC के स्टूडेंट्स शिकार हो रहे थे। उसमें भी उन्होंने आंकड़ा दिया है कि 601 जो स्टूडेंट्स थे वो बैकवर्ड क्लासेस के थे जी। ये बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला मामला है कि कैंपस के अंदर SC ST से भी ज़्यादा आज ये डिस्क्रिमिनेशन जो है ये बैकवर्ड क्लासेस के साथ हो रहा है। क्यों? क्योंकि 2007-8 के बाद में इन सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स में OBC का रिजर्वेशन लागू हो गया और उसके बाद बड़े पैमाने पर OBC के स्टूडेंट्स जो है ये इन इंस्टीट्यूट्स में आ रहे हैं, आने शुरू हो गए। उसके बाद 371 कैंडिडेट जो थे, स्टूडेंट्स जो थे वो SC के थे और 199 ST के थे। ये तो IITs का आंकड़ा रहा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में भी लगभग 99 स्टूडेंट्स ने उस इंस्टीट्यूट को छोड़ा था, एकेडमिक ईयर को छोड़ा था, ड्रॉप आउट हो गए थे। उसमें भी 99 स्टूडेंट्स में 27 जो है यानी 1/4 जो है ये स्टूडेंट जो थे ये बैकवर्ड क्लासेस के थे। 27 यानी जितना उसको रिजर्वेशन हो रहा है उसी परसेंटेज में वो बाहर रहा, ड्रॉप आउट भी हो रहा है। 99 के अगेंस्ट के वो ड्रॉप आउट हो रहे। 21 जो थे वो ST के हैं और फिर 14 जो है वो शेड्यूल कास्ट के। शेड्यूल कास्ट। यानी एक भी अगर हमारा IITs में लड़का बाहर आता है तो वो क्यों आ रहा है? तो उसको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, उसके ट्यूटर्स है, उसके वहाँ के जो प्रोफेसर्स है, उसके जो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो उसके को स्टूडेंट है, कलीग्स है, वो उसको जाति के नाम पर परेशान कर रहे हैं। यहाँ अंग्रेजी को भी एक मेरिट माना गया है जी। अंग्रेजी बोलने को भी एक मेरिट माना गया है। और इन गांव देहातों से जो लड़के कैंपस में आते हैं वो अपने क्यूरिकुलम में, अपनी पढ़ाई में तो बहुत अच्छे हैं, मगर उनको किस वजह से डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है? वो बेहतरीन अंग्रेजी बोल नहीं पाते जी। इस वजह से उनको वहाँ ह्यूमिलेट किया जाता है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि 8 साल लगातार एक स्टूडेंट्स को फेल किया जा रहा है। कानपुर IIT में ये मामला उस समय खड़ा हुआ था, तो उस समय एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी डेथ ऑफ मेरिट नाम से, कि जो स्टूडेंट्स है वहाँ पर जाकर सुसाइड करता है। फिर ये कहा जाता है कि वो उस चढ़ाई को, उस पढ़ाई को, उस प्रेशर को बेयर नहीं कर पा रहा जी। वो पढ़ाई को बेयर नहीं कर पा रहा, वो मामला फैक्ट नहीं है। वो जो वहाँ उसको जाति के नाम पर जो उसके साथ व्यवहार होता है उसको बेयर नहीं कर पाता कि इतना मेरिट होने के बाद में भी मुझे वही ट्रीट किया जा रहा है जी। अब इसमें सवर्ण जो प्राध्यापक होते हैं, जो प्रोफेसर्स होते हैं, ये बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। 2 तरह से भूमिका निभाते हैं। एक जो ऐसा सोशल डिस्क्रिमिनेशन करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको ये इनकरेज करने का काम करते हैं और ये खुद ही उसका हिस्सा होते हैं, इस वजह से उनको इनकरेज करते हैं जी। अब अगर कोई बच्चा है उसके अंदर इन्फेरिटी आ गई है, वो मेंटली डिप्रेशन में है, तो उसको अपना काउंसलिंग करने की ज़रूरत होती है। तो किसके पास जाएगा? अगर वहाँ SC ST OBC के कोई प्रोफेसर्स है, उसके अपने कोई प्रोफेसर है, तो उनके पास जाएगा, उसके पास अपना जो प्रॉब्लम वो शेयर करेगा। मगर वहाँ ऐसा कोई होता नहीं है जी। और इंस्टीट्यूट में ये व्यवस्था की गई है कि वहाँ मेंटर्स होने चाहिए, SC ST के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए लाइसेंसिंग ऑफिसर्स भी होने चाहिए, मगर ऐसी कोई सिस्टम नहीं बनाई गई। अगर वहाँ SC ST OBC की फैकल्टीज अगर 100% रिक्रूट होती है, एडिक्वेट रिप्रेजेंट होता है, तो वहाँ स्टूडेंट्स को भी और उस फैकल्टीज़ को भी एक दूसरे को समझने का, एक दूसरे को जानने का मौका मिलेगा और वो उससे वे आउट निकालने का काम कर सकते हैं। इसलिए फैकल्टीज़ में रिजर्वेशन होना चाहिए जी। और फैकल्टीज़ को और स्टूडेंट्स को भी प्रोपोर्शनेटली एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करना चाहिए। और उसी तरीके से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं और प्रोफेसर्स हैं उस कैंपस में वो बेहतरीन तरीके से रिसर्च कर सकते हैं। रिसर्च करने के लिए आपका माइंड फ्री होना चाहिए, आपको लाइब्रेरी का एक्सेस होना चाहिए, आपके रिसर्च को हर तरीके से उसको पॉसिबिलिटीज़ जो है उसको डिस्कवर करने का एटमॉस्फेयर होना चाहिए। ये सवर्ण ऐसी कोई मानसिकता वहाँ नहीं रखते, इसलिए फैकल्टीज़ में और स्टूडेंट्स के लेवल पर इसका बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी है। जी। डॉक्टर साहब, आप क्या सोचते हैं इस पर? क्या ये एक उपाय है? और मुझे कारण भी बताइए कि किस वजह से ड्रॉप आउट होने का रेट है या आत्महत्या की जो बातें आती है वो क्यों आती हैं? कुमार कालेस ने जो बातें कही उस बात से मैं सहमत हूँ। इसमें कुछ 1-2 बातें एडिशन करना चाहूँगा जी। अभी कर्नाटका से 2 मेडिकल स्टूडेंट का मुझे फ़ोन आया 2-3 दिन पहले ही जी। उन बच्चों का जो कॉलेज है
उनको स्कॉलरशिप दिया जा रहा था, वो स्कॉलरशिप बंद कर दिया गया जी। और उनका फाइनेंशियल लेवल इस लेवल पर नहीं है वो साल की जो फीस है, एनुअल फीस, वो भर सके। जी। तो उस कॉलेज को इसलिए हटा दिया गया, बोले ये कॉलेज अभी जो पोर्टल पे आपके जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके पोर्टल पे नहीं है, जी। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट ने उनको स्कॉलरशिप देना बंद कर दिया। जब हम उस समय मेडिकल कॉलेज में हुआ करते थे उस समय हमें भी स्कॉलरशिप नहीं दिया जाता था, लेकिन लड़ झगड़ कर हम लोग ले लेते थे जी। क्योंकि हमारे पास थोड़ी बहुत जो पीड़ा थी, जो समझ थी, इसलिए हम लोग ये कर लेते थे। आज की डेट में जो हमारे बच्चे जा रहे हैं उनके पास में बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन नहीं है उस कहाँ से आ रहे हैं, उनकी क्या सोशल स्टेटस है। ये हमारे अपने लोगों की भी कमी है। दूसरा ये जो सिस्टम है, सबसे बड़ी सिस्टम की कमी है कि जो बीमारी है उस बीमारी को सिस्टम जानता है और फिर भी आज तक उसने हल करने का प्रयास नहीं किया। जी। जातीय पूर्वाग्रह जो होता है ये सबसे बड़ी बीमारी है भारत की। इसको जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक भारत की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है। जी। जब हम जिस बच्चे को स्कॉलरशिप दिया जाना चाहिए वो सिलेक्शन लेकर गया हुआ है और फाइनेंस की वजह से अगर रह रहा है, उसकी एजुकेशन में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सिस्टम जिम्मेदार है या वो खुद ही जिम्मेदार है? क्या अंबानी साहब इतना सारा पैसा लेकर पैदा हुए थे? भारत के लोगों ने ही उन्हीं से कमाया उन्होंने पैसा और दुनिया के नंबर 1 लोगों में आ गए। तो जो लोग भारत के लोग हैं, इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे सामाजिक और इकोनॉमिक कंट्राडिक्शन है, इसको दूर किया जाना चाहिए। जी। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात है जो फाइनेंस के अलावा में, वो होता है जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन करना। जी। बहुत सारे हमारे जितने भी ओबीसी और शेड्यूल कास्ट के बच्चे, खास तो शेड्यूल कास्ट के बच्चों के साथ जाति के नाम पर ज़्यादा अत्याचार होता है जी। और ओबीसी के नाम पे होता है, उनको एहसास नहीं हो पाता है। शेड्यूल कास्ट के बच्चे, उनके नेम प्लेट देखकर उनको मार्क्स दिए जाते हैं कि अच्छा शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन वाले हो। रिजर्वेशन पहले जाति के नाम पे हीन भावना पैदा किया जाता था, अभी रिजर्वेशन के नाम पे हीन भावना पैदा किया जाता है। कुछ मेडिकल स्टूडेंट से 40-50 मेडिकल स्टूडेंट मुझे मिले, उन्होंने सवाल किया सर ये रिजर्वेशन अब हमको छोड़ देना चाहिए, और यही काम जो है सवर्ण लोग कह रहे हैं कि रिजर्वेशन खत्म कर देना चाहिए। तो हमारे बच्चे इस वजह से हीन भावना में आ रहे हैं कि रिजर्वेशन की वजह से उनके साथ जातीय भेदभाव हो रहा है। मैंने उनको समझाया, इधर दिल्ली में एक मेडिकल कॉलेज में एक लड़की थी हिमाचल प्रदेश से, उसने टाइटल भारद्वाज लिखा हुआ था। जी। भारद्वाज टाइटल लिखे होने की वजह से ऐसा लग रहा था कि वो लड़की ब्राह्मण है। जी। जिसकी वजह से ब्राह्मण फैकल्टी ने उसको बहुत हाथों हाथ लिया। वो पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए आई थी, एमडी मेडिसिन के लिए। जी। लेकिन बाद में पता चला वो लड़की भारद्वाज, वो ब्राह्मण नहीं, वो शेड्यूल कास्ट है। जी। शेड्यूल कास्ट होने की वजह से उसको 3 बार फाइनल एग्जाम में पीजी के एमडी मेडिसिन में फेल किया गया। जब हमारे संपर्क में आई उसके बाद हम लोगों ने प्रोफेसर से बातचीत किया कि जातीय आधार पे जो इतने एक्सीलेंट बच्चे हैं उनको कैसे आप फेल कर सकते हो? जी। ऑल इंडिया कोटा से सिलेक्ट होकर आए, और यही नहीं, उसी में एक ओबीसी का भी लड़का जी। जो इतना ज़्यादा ब्रिलियंट, अभी वो डीएम में सिलेक्ट हो गया, डीएम कार्डियोलॉजी में सिलेक्ट हुआ है जी। उसको भी, वो गुजर जाति से था, ओबीसी में बिलोंग करती है गुजर जाति, उसको भी 3 बार फेल किया गया। तो कहने का मतलब जाति के आधार पे बच्चों को फेल किया जाता है या पास किया जाता है। जाति के आधार पे हमको पहले एडमिशन नहीं दिया गया, जाति के आधार पे हमको फेल किया जाता, पास नहीं होने दिया जाता। पास आउट हो गए तो हमको आगे पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं जाने देते। पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया तो हमको हॉस्पिटल बनाने ना बना पाए, उसके लिए भी एनएमसी और तमाम उन्होंने ये तरीके बना दिए हुए। दूसरा ये सबसे बड़ा कारण दिखाई दे रहा है। तीसरा सबसे बड़ा कारण है जो इन्फॉर्मेशन जो है सही से जाति के बारे में और एजुकेशन के बारे में लोगों को जाना चाहिए, वो अभी तक न समाज में गई है न वो लोग देना चाहते हैं। एजुकेशन की वैल्यू हम लोगों की कितनी समझ में आ रही है कि हमने ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, उसके बाद में हम लोग नौकरी में आ गए, उसके बाद मामला ख़त्म हो गया। तो जो SC ST OBC के जो प्रोफेसर जो बन रहे हैं उन लोगों को इस लेवल पर आना चाहिए होगा कि अपने बच्चों को उन्हें जानकार बनाना होगा। तुम्हारी प्रोफेशनल वैल्यू इस लेवल पर है, तुम अपने समाज को कितना तैयार कर पाते हो, तुम अपने समाज को कितना जागरूक कर पा रहे हो। तीसरी बात यह है कि उन बच्चों को अगर सपोर्ट करते हो तो जो आत्महत्या बच्चे कर लेते हैं वो आत्महत्या नहीं करने वाले हैं।
जी। डॉक्टर पायल तड़वी को जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेट किया गया था, इसकी वजह से आत्महत्या की, वो बहुत बड़ा मामला हाईलाइट हुआ। इसी तरीके से रोहित वेमुला का, वो इतना ब्रिलियंट स्कॉलर था, उसको आत्महत्या के नाम पे प्रचारित किया गया। उसमें शक है कि आत्महत्या ही थी या हत्या थी, उसके ऊपर और रिसर्च होना चाहिए जी। ऐसे तमाम सारे केसेस मिलेंगे। तो जाति का जो दंश है वो बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है, उनको समझ में नहीं आता, झेलना पड़ता है। वो इस बात को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि अभी जो सिस्टम चल रहा है, जाति को समाज के रूप में कन्वर्ट कर रहे हो, तो लोगों को लगता है जाति का गर्व करना बड़ी बात है, जाति का गर्व करवाना चाहते हैं। और फिर उसी जाति के नाम पे जब डिस्क्रिमिनेशन होता है तो फिर वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो अगर इसका हम समाधान करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि भारत में जातियाँ हैं, और जाति के ऊपर डिबेट और चर्चा होना चाहिए। उनके आंकड़े क्या है, उनके सोशल स्टेटस क्या है, उनका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, और जो भी सारा चीज़ें हैं उन सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए अकॉर्डिंगली प्लान बनाना चाहिए। इसके लिए कास्ट बेसिस सेंसस सभी का किया जाना चाहिए, ओबीसी का भी, शेड्यूल कास्ट का भी, शेड्यूल ट्राइब कास्ट का भी, और उनकी संख्या अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए और बजट एलोकेट किया जाना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो संभावनाएं है कि हम लोग इस देश को विकसित राष्ट्र में और आगे विकास कर सकते हैं। जी जी जी। जाति एक भारत की एक कड़वी सच्चाई है, जिस प्रकार से अभी डॉक्टर साहब ने भी उदाहरण देकर ये बातें कही है कि सरनेम देखकर या उपनाम जो जिसे कहा जाता है वो देखकर ये तय होता है कि सिलेक्शन करना है कि नहीं करना है, पास करना है कि नहीं करना है। यही बात हर क्षेत्र में लागू है। यूपीएससी के बारे में भी यही बात सामने आई थी। आईआईटी, आईआईएम्स है, पीजीआई है, एम्स है, इन तमाम जो सरकारी इंस्टीट्यूट्स है उन सभी में यही बात सामने आ रही है। पायल तड़वी जैसे या फिर रोहित वेमुला इंस्टीट्यूशनल मर्डर हो रहे जाति की वजह से हो रहे। ये आईआईटी, आईआईएम्स, पीजीआई, एम्स इन सभी जगह पर हो रहा है। इतना ही नहीं तो ये हर जगह पर हो रहा है। ये कुछ सरकार की तरफ से ही आंकड़े पेश किए गए थे। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जो है उन्होंने आंकड़े दिए थे कि एससी, एसटी, ओबीसी का आईआईटी और आईआईएम्स में जो प्रतिनिधित्व है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है। 60% से ज़्यादा पद खाली है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इन इंस्टीट्यूशंस को चलाने का काम कौन कर रहा है। इसलिए हमने ये सवाल पहले ही बनाया था। इस सवाल पर हम चर्चा कर रहे थे कि ये उच्च शिक्षा संस्थान है या उच्च जातीय शिक्षा संस्थान है। और ये पूरी चर्चा होने के बाद आप लोगों को भी ये समझ में आ गया होगा कि ये उच्च शिक्षा संस्थान नहीं है बल्कि उच्च जातीय शिक्षा संस्थान है, जहाँ पर ब्राह्मणों का डोमिनेंस है और वो बहुजनों को उस इंस्टीट्यूशंस में ना तो आने देना चाहते हैं, ना ही इसमें वो फैकल्टी के तौर पर काम करने देना चाहते। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे थे जिन पर हमने बात कर ली है। 1 घंटे से ज़्यादा समय हो गया हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। और भी कुछ बातें हैं जो हो सकता है कि अगले एपिसोड में, अगले किसी थॉटकास्ट के एपिसोड में हम उस पर चर्चा करें जब और ज़्यादा जानकारी आ जाए। सरकार इन ये जो पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, ये जो रिपोर्ट आई है या जो आंकड़े हैं, सरकार इसको भरने का प्रयास करती है या नहीं करती, ये भी आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। तो आप इन सारे मुद्दों पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है रिजर्वेशन के बारे में, मेरिट के बारे में, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए। और आपको अगर ऐसा लगता है कि और MNTV ने इस सीरीज़ में समाज के अन्य विषय भी चर्चा के लिए लेने चाहिए, एक्सपर्ट के तौर पर बहुजन समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनको इसमें शामिल करना चाहिए और उनके द्वारा आपको और जानकारी देनी चाहिए, तो वो सब्जेक्ट भी आप हमें सजेशन के तौर पर कमेंट में लिख सकते हैं। इन दोनों मान्यवरों का मैं आभार व्यक्त करता हूं, खासकर डॉक्टर राजेश कुमार जो कि इंपा के राष्ट्रीय महासचिव है। खासकर डॉक्टरों के पास समय की बहुत कमी होती है और इस समय की कमी की वजह से भी उन्होंने हमें जो समय दिया, हमारे साथ चर्चा की, उनके लिए मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूं। और साथ में हमारे MNTV के मुख्य संपादक कुमार काले, इनका भी आभार व्यक्त करता हूं। और दोनों का आभार व्यक्त करते हुए ये एपिसोड हम लोग यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। शुक्रिया।